वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, पैसे कमाना हर इंसान का ख्वाब तो होता है, मगर इस ख्वाब में हकीकत के रंग भरना भी एक फ़न होता है। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की वजह से नौकरियां अगर देखा जाए तो वसाइल सब कुछ ये चीज़ें तमाम कम पड़ रही हैं। अच्छा, ऐसे में नज़र क्या आ रहा है कि छोटे छोटे कारोबार करने वाले जिन्हें हम स्टार्टअप्स कहते हैं, उनसे बेहतर कोई ऑप्शन ही नहीं नज़र आ रही। आजकल पाकिस्तान में हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ रुझान काफ़ी मुतासिर कुन नज़र आ रहा है। चंद बरस पीछे चले जाएं तो इसका तस्वुर ही नहीं पाया जाता था, मतलब कि लोगों को पता नहीं था इस बात का। जबकि आज ये रुझान अगर हम देखें तो मल्टी स्टेक होल्डर सनत में तब्दील हो चुका है, जो तेज़ी के साथ आलमी सतह पर काबिल कबूल बनती जा रही है। मुल्क की अगर बात करें, हमारे मुल्क में एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए मददगार और हौसला अफजा इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज़ मौजूद हैं। निजी शोबा भी नया जो कारोबार शुरू करने वालों की मुआवनत कर रहा है, और कराची में इसी तरह का देखें इस तर्ज पर कायम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर ने गुज़श्ता 3 सालों में 170 नए कारोबारों को सपोर्ट भी किया है। अच्छा, जिससे 1 लाख नौकरियों के मौके और 3 अरब रुपए का रेवेन्यू भी इकट्ठा हुआ है। अच्छा, ऐसी है ना, जब कोई शख्स छोटा मोटा कारोबार कर रहा होता है तो अगर उसने 2, 3, 4 लोग भी साथ रखे हुए हैं तो नौकरियां जो हैं वो भी जनरेट हो रही होती हैं। और गवर्नमेंट जिस तरह से कहती है, गवर्नमेंट 1 करोड़ नौकरियां नहीं दे सकती है। यही हमें छोटे छोटे इस तरह के बिजनेस शुरू करने पड़ेंगे, छोटे छोटे कारोबार शुरू करने पड़ेंगे जिसमें हम जो हैं प्राइवेटली नौकरियां पैदा कर रहे हों। खैर, अगर एंटरप्रेन्योरशिप को ऐसे ही सपोर्ट मिलती रही, रुझान बढ़ता चला गया, रोजगार के नए मौके पैदा होते चले गए, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी लोगों को जो नौकरियां भी ढूंढ रहे हैं। दोनों आपस में बड़े इंटरलिंक्ड हैं और लोगों को भी आसानी होगी, रोज़गार भी मिलेगा। और लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं किस तरह से हो सकती हैं और आगे मतलब इन फ्यूचर जो है लोग किस तरह से इसमें आ सकते हैं, वो भी जानना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही इसी पर हम बात करेंगे। सैयद अजफर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैनेजर है नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची के। अजफर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, ये बताइए कि अब हम देख रहे हैं कि नौजवान बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं कि जी कि अब हमने नौकरी नहीं करनी है, अपना कारोबार करना है, रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इसमें आप लोग क्या सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं? बाकी कुछ इदारे मौजूद हैं और ये आप ट्रेंड बदलता हुआ आपको भी नज़र आ रहा है? जी शुक्रिया। ये बहुत ही अच्छा वक्त है पाकिस्तान के लिए, और अभी हम अखबार में भी जैसे आया, टीवी चैनल्स ने भी कवर किया, और हमारे वज़ीर आज़म ने भी ट्वीट किया कि एक कंपनी ने 85 मिलियन की उसको इन्वेस्टमेंट आई, और वो भी एंटरप्रेन्योर्स, वो भी ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स थे। और उनकी अगर आप कंपनी देखें तो उनके जो बानी हैं या जो फाउंडर्स हैं वो बहुत अच्छी जॉब्स पे थे, और उन्होंने लेकिन आगाज़ ऐसे किया बिज़नेस का कि जिससे और लोगों को भी मौका मिले। और ये बहुत अच्छा टाइम है। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची या मुख्तलिफ इंक्यूबेशन सेंटर्स और एक्सेलरेशन सेंटर्स दुनिया भर में जो नए बिजनेसेस होते हैं उनकी मदद इस तरह करते हैं कि जहां उनको एक ऑफिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, कोविड का ज़माना है जहां लोग अपने घर से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दफ्तर की ज़रूरत होती है। वो वहाँ उनको दफ्तर मिलता है, उनको एक मौका मिलता है, एक बिल्डिंग में उनकी हाउसिंग जो रिक्वायरमेंट बेसिक होती है कि जिसमें वो दफ्तर आगाज़ कर सकते हैं, वो मिलता है। मुख्तलिफ शोबों में जो एक माहिराज काम कर चुके होते हैं एंटरप्रेन्योर्स या मुख्तलिफ बिजनेसमैन, उनसे एक इंटरेक्शन का, उनसे बातचीत करने का और उनसे सबक लेने का, यानी उनकी एक ट्रेनिंग का एक मौका मिलता है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ बाहर के जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं सरमायाकारी की, ख़ास तौर पे उससे एक मौका मिलता है। और ये ज़्यादातर प्रोग्राम जो हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके करते हैं, जिस तरह NIC कराची और इस तरह के मुख्तलिफ दूसरे इंक्यूबेशन सेंटर करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका मिलता है एक नए बिजनेस को, जिसके और नए एक एंटरप्रेन्योर को जिसके पास मौका भी कम होते हैं, और उसको एक परेशानी भी होती है कि मुझे एक नया बिजनेस शुरू करना है तो मुझे उस पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एक शॉप खोलनी पड़ेगी या एक ऑफिस खोलना पड़ेगा। तो उसको फिर एक पूरा करिकुलम भी दिया जाता है जिसके तहत वो फॉलो करते हुए एक बहुत आराम से उसको आसानी मिलती है। जिससे सब करिकुलम की बात कर रहे हैं, अजफर हुसैन साहब, अगर किसी के पास ज़बरदस्त आइडिया आ गया और वो अपने कारोबार को वुसअत देना चाहता है तो सरमायाकारी के हवाले से क्या क्या वो जो तरीके हैं वो होंगे और वो क्या कर सकता है? जी हाँ, तो उसके साथ साथ जब ये जो जैसे सरमायाकारी से पहले उसको कहते हैं इन्वेस्टर रेडी, यानी उसको तैयार होना चाहिए कि उसके बिजनेस या उसका जो आइडिया है वो इस तरह से बन चुका है कि जिसमें सरमायाकारी हो सकती है। तो उसी के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स हेल्प करते हैं, और सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ मौके हैं। बहुत दफ़ा जब बिज़नेस शुरू में होता है तो उसको ग्रांट्स
की तरफ जाना होता है। बहुत दफ़ा अब जैसे कामयाब जवान प्रोग्राम है जिसमें सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से सॉफ्ट लोन्स मिल रहे हैं, लोन्स भी लिए जा सकते हैं। और आजकल जिस तरह अभी ये एयरलिफ्ट और दूसरी कंपनीज की एक इन्वेस्टमेंट की खबर आई है, वो वेंचर कैपिटलिस्ट यानी वीसीज वो पाकिस्तान में अभी आना शुरू हुए हैं। वो शेयर के बेस पे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी मुख्तलिफ लेवल पे मुख्तलिफ तरीके हैं सरमायाकारी। बिल्कुल ठीक है असफर साहब, सबसे पहला मामला तो ये है कि किसी को जहनी तौर पर तैयार करना कि वो बिज़नेस करने के लिए तैयार हो। कहा यह जाता है कि जो शख्स कुछ नहीं कर रहा होता, एक तो बिज़नेस वो कर सकता है, दूसरा जिसके पास कोई ख़ानदानी सरमायाकारी होती है वो बिज़नेस कर सकता है। जो बेचारा नौकरी पेशा है वो इसी कश्मकश में रहता है कि ये जो नौकरी वाले पैसे हैं ये मुझे कहीं से आना शुरू हो जाए माहाना, फिर मैं कोई बिज़नेस करना शुरू कर दूंगा, और वो सारी उम्र नौकरी करता चला जाता है। तो उसकी ब्रेन वॉशिंग किस तरह से करनी है, उसको किस तरह से समझाना है कि भाई बिज़नेस करो, ज़्यादा फ़ायदा होगा और नौकरियां आगे बांटो। ज़बरदस्त। तो अक्सर अब आपने देखा होगा कि दुनिया में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगा है, फ्रीलांसिंग या गिग इकॉनमी। वो यही है कि आप मुख्तलिफ मौके ढूंढते हैं ऑनलाइन, अपनी स्किल्स या जो भी आप में सलाहियत होती है उसको आगे इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान में बैठे हों आप, दुनिया भर में कहीं भी अपनी स्किल से, इस सलाहियत से फ़ायदा उठाते हुए अपनी डिफरेंट लेवल पे अपनी मुल्क ममालिक में अपना नेटवर्क फैला सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से जब जितने लोग जो कि अभी अपना बिज़नेस की तरफ सोच रहे हैं और नौकरियों में हैं, मैं ये तो एडवाइस नहीं करूँगा कि वो एकदम आके अपनी नौकरी छोड़ दें और कहें कि भाई मैंने कल से बिज़नेस का आगाज़ कर देना है। नौकरी करने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो ये ज़रूर करें कि वो इंटरनेट की मदद से जो मौक़े मिल रहे हैं दुनिया भर में, फ्रीलांसिंग के जो बहुत सारी मौक़े मिल रहे हैं, वो एक पहला कदम होता है आजकल के दौर में बिज़नेस की तरफ जाने में। फ्रीलांसिंग से ये होता है कि आप अपने फारिग वक्त में कहीं ना कहीं आपको असाइनमेंट मिल जाती है, जिस असाइनमेंट से आप, जी हाँ, ऑल्टरनेट इनकम मिल जाती है, एक पैसिव इनकम, एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, और आप जान लेते हैं कि लोगों से पब्लिक डीलिंग और आजकल ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी की दुनिया में किस तरह से बिज़नेस हो रहा है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप तैयारी पकड़ लेते हैं अपनी आगे बिजनेस करने की। तो फ्रीलांसिंग और इंटरनेट की मदद से मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके, ठीक है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। अच्छा असफर साहब, एक और अहम चीज़ है जो आपसे जानना चाहेंगे, आप यकीनन इस तरह के केसेस को देखते भी होंगे, कई लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं, सरमायाकारी होती नहीं है, लोन लेके सरमायाकारी करना नहीं चाह रहे होते, क्योंकि रिस्क फैक्टर तो होता ही है, हाई रिस्क हाई रिटर्न हमने पढ़ रखा है, लो रिस्क लो रिटर्न पढ़ रखा है, लेकिन जब हम जा रहे होते हैं लोन लेने के लिए तो वो हाई रिस्क ही होता है। लेकिन हमारा जो है ना दिल नहीं मान रहा होता कि अगर सारे डूब गए मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा, वापस कैसे करूंगा। इसका कुछ सोल्यूशन आप क्या देते हैं लोगों को? जी, तो ये हाई रिस्क हाई रिटर्न बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का ये बेस्ट रूल होता है। लोग कहते हैं आप जितना रिस्क लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, लेकिन इसके लिए बड़ी अहम चीज़ ये है कि अगर आप वेंचर कैपिटलिस्ट, जैसे मैं बता रहा था, वीसी फंडिंग में भी जाएंगे या किसी भी फंडिंग में जाएंगे तो वो आपकी शेयर्स लेगा, जिसको इक्विटी कहते हैं, तो वो भी आपकी कंपनी में शराकतदारी लेगा। लोन्स जो हैं वो अक्सर अगर आप बैंक से जाते हैं तो वो कोई कोलैटरल देता है। इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि एक, इसको ये कहते हैं, बहुत सारे बिजनेस उस पर भी आगे बढ़े हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो जो बिज़नेस के अंदर ही री इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को, यानी उसी बिज़नेस में अपनी जो फ़ायदा होता है वो लगाते रहते हैं, प्रॉफिट, और उसको बूटस्ट्रैपिंग भी कहते हैं। लोग ये भी कर सकते हैं अगर उनको इन्वेस्टमेंट से, लेकिन बिज़नेस की ग्रोथ नहीं होगी जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि जाहिर है स्टॉक मार्केट में भी शेयर आपको हासिल, जब शेयर होल्डिंग होती है तो उससे भी आप आगे बढ़ती है कंपनी, ग्रोथ होती है, जिसको हम IPO कहते हैं। उस सब के लिए आपको जाहिर है जितनी आप एक्सपर्टीज़ और जितनी आप ग्रोथ चाहेंगे कंपनी के लिए, उसके लिए शेयर होल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इक्विटी, मुख्तलिफ शोब आपको जाना पड़ेगा। तो उसमें डरने की बात नहीं, ये स्टैंडर्ड दुनिया में होता है और पाकिस्तान में भी होने लगा है आपको है। और हाई रिस्क अगर मामला हो तो आप रिस्क ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया असफर हुसैन साहब, आप सबसे पहले पाकिस्तान से गुफ्तगू थे।
जिस तरह से बताया मैंने, घबराना नहीं है, आप रिस्क ले तो तभी आप ग्रो करेंगे। पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, पहला कदम उठाना पड़ेगा अपने ख्वाबों की तकमील के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मौसम की बात करते हैं। अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मुल्क के जो मौसम की जिस तरह से मिजाज जो है वो पल पल बदल रहा है। कमज़ोर मानसून कहने के हवाएं जो मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाकों में असरअंदाज हो रही हैं, और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से हफ्ते तक बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। चलें, सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर महकमा मौसमियात हैं, और अक्सर मानसून के अंदर नवीद ही सुनाते रहे हैं बारिशों की। सरदार सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। मौसम कैसा रहेगा पाकिस्तान का? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त कोई इतनी ज़्यादा शिद्दत की मानसून हवाएं नहीं दाखिल हो रही पाकिस्तान में। वही जो हमारे शुमाल मशरकी एरियाज़ हैं, इस्लामाबाद और उससे ऊपर के जो केपी के हज़ारा डिवीज़न और कुछ दीर उस साइड पे, तो अगले 2-3 दिन को इतना उस तरह का कुछ सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है। अलबत्ता वो कहीं कहीं लाइट और कहीं मॉडरेट बारिश है उन एरियाज़ में। और फिर ये एक भरपूर स्पेल आएगा 27 तारीख से, 27 से ऑनवर्ड 4-5 दिन का स्पेल होगा, जो कि फैलता पूरे पाकिस्तान को तकरीबन अपनी, ख़ासकर आपके बिल्कुल साउथ पंजाब तक वो ये आएगा। फिर ईस्ट बलूचिस्तान और पूरा केपी, पूरा पंजाब, इन सब एरियाज़ में, कश्मीर में, जीबी में, इन सब एरियाज़ में अच्छी बारिश होगी, जो कि 27 अगस्त से शुरू होगा वो स्पेल अच्छी बारिशों का। उससे पहले तो बस ऐसे ही है, स्कैटर्ड सी बारिश है, इक्का दुक्का जगहों में, कहीं हो गई कहीं नहीं हुई, इस तरह से जी। अच्छा, लेकिन सरदार सरफराज साहब, जिस तरह से आपने कहा 27 अगस्त से एक स्पेल स्टार्ट होगा, तो ये जो स्पेल का सिलसिला ये कब तक जारी रहेगा? ये 27 से लेके कोई मेरे ख्याल में अगस्त के एंड तक, यानी 31 अगस्त तक उधर पंजाब और केपी और ईस्ट बलूचिस्तान के एरियाज़ में, और फिर पहली सितंबर से पहली सितंबर से लेके 3 सितंबर तक फिर सिंध के मुख्तलिफ एरियाज़ में भी बारिश होगी, बशमूल कराची। उम्मीद है इस स्पेल से। अच्छा, ठीक है। सरदार सरफराज साहब, एक हफ़्ता पहले एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें ये अंदाज़ा लगाया गया था कि इस दफ़ा मानसून बारिशें जो हैं वो कम हुई हैं। क्या आप लोग भी यही समझ रहे हैं कि कम हुई है मामूल से? जी बिल्कुल, हमारी स्टेटिस्टिक्स भी यही कहती हैं कि अभी तक यानी जो पिछले हफ्ते तक की वो स्टेट्स थी, अगर मंथ वाइज हम कहें तो जुलाई तो थोड़ा सा अबव नॉर्मल गया था पूरे पाकिस्तान बेसिस पे, 4% ज़्यादा हुई थी। लेकिन चूँकि अगस्त में फिर नीचे साउथ में बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई, पूरा अगस्त तकरीबन पूरे सिंध भर के लिए ड्राई चला गया है। और ये जो आखिरी हफ्ता बाकी है इसमें भी कोई ख़ास बारिश नहीं है सिंध में, तो इसका इम्पैक्ट ऊपर वाले यानी वो टोटल पे भी पड़ा है। तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 जुलाई टिल टू डेट वो बिलो नॉर्मली गई है अभी तक। ठीक है, कोई अलर्ट्स वगैरह तो नहीं है अगर 27 वाले स्पेल की भी बात कर ली जाए तो? देखिए, उसमें अभी चूँकि उसमें दिन बाकी हैं, तो मेरे ख्याल में 24-25 को, यानी कल तो 24 है, फिर 25 को 26 को शायद अलर्ट को इशू करें ये लोग। इस्लामाबाद ऑफिस ही करता है अमूमन, खासकर नॉर्थ के लिए। सिंध के लिए तो जब होता है तो हम कराची से इशू कर देते हैं, तो मे बी के 26 तारीख को इशू करें फिर वो। बिल्कुल ठीक है। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, मौसम कैसा रहेगा बताया। 27 तक इंतजार करना होगा सबको, फिर एक स्पेल आएगा जो 31 अगस्त तक रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो मौसम की सूरत हाल थी जो कि हमने आपको बताई। आगे हम बात करेंगे क्रिकेट की भी, क्योंकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे रोज़ की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स 302 रन्स और 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, और जब खेल ख़त्म हुआ है स्टंप्स के वक्त वेस्ट इंडीज़ की 3 विकेटें गिर चुकी थी और 39 रन जो हैं वेस्ट इंडीज़ ने बना रखे हैं। फवाद आलम ने क्या कमाल, एक बार फिर से शानदार सेंचुरी स्कोर की है। उसके बाद जो उनको दाद मिल रही थी वो बनती भी है, और कई सवालात फिर से उठने लग जाते हैं कि कहाँ गए वो चीफ सेलेक्टर, कहाँ गए वो कोच, कहाँ गए वो कप्तान जो फवाद आलम को शामिल नहीं कर रहे थे। क्या अब हम सिर्फ फवाद को दाद देते रहेंगे या उनका भी कुछ मुहासबा करेंगे, उनको भी किसी कटहरे में लेकर आएंगे कि आपको क्यों नजर नहीं आ रहा था, ये पहले भी सेंचुरी कर रहा था, वापस आकर भी लड़का सेंचुरी कर रहा है, तो आपने कीमती 10 साल ज़ाया कर दिए। तो उनके जो थे करियर के 10 साल ज़ाया हो गए हैं, और मतलब कोई भी उसका जो है वो अजाला करने को मेरा ख्याल है तैयार नहीं होगा कि इतना अच्छा प्लेयर था जो कि हमने इतनी अर्सा कौमी क्रिकेट टीम से दूर रखा है। अब ऐसे ही हम कर रहे हैं, हम वर्ल्ड कप की तरफ जा रहे हैं। हम शुएब मलिक के साथ क्या कर रहे हैं, हमारे मोहम्मद आमिर जो हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, हमारे दीगर खिलाड़ी, अब समी असलम पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, कई सवालात इस पर भी उठते हैं
कल की सेंचुरी के बाद। थोड़ा सा मैच की भी बात करेंगे और इन फैक्टर्स पे भी बात करेंगे। हमारे साथ अब्दुल गफ़ार साहब मौजूद हैं। गफ़ार भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक दिन तो ज़ाया हो गया, दूसरा दिन अगर खेल हो जाता तो शायद सूरत हाल आज कुछ वाज़े हो रही होती। अब आप क्या देख रहे हैं कि मैच क्या ड्रॉ की तरफ जा रहा है या आज लंच तक का पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है काम? वालेकुम सलाम, सुबह बखैर। और आपने जो बात की ना कि मुहावजा होगा और इसका हिसाब कौन देगा, तो लगता है यही है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस मामले को दूसरी तरह सुलझाने का फैसला किया और आज बड़ी अहम डेवलपमेंट है प्राइम मिनिस्टर हाउस में 3 बजे के बाद। एहसान मानी साहब की मुलाकात हो रही है और उसके साथ साथ रमीज राजा साहब भी इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं और चेयरमैन की तब्दीली का बड़ा कभी इम्कान है कि रमीज राजा मुमकिना तौर पर इसकी कंफर्मेशन होना बाकी है, लेकिन शायद वो नए चेयरमैन पीसीबी का ओहदा संभाल सकते हैं। नाउ दैट गोइंग टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, बिकॉज अगर आप देखें भारत में तो वहाँ पर सौरभ गंगुली साबिक कप्तान इस वक्त बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। तो लगता यही है कि पाकिस्तान में भी इसी तजर्बे को जो है वो किए जाने का इम्कान है। और जहाँ तक आपने बात की मैच की, तो यकीनी तौर पर बड़ा आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान के लिए लास्ट 1 घंटा रहा और 39 रन पे जो 3 विकेटें पाकिस्तान ने हासिल की हैं, तो एक अच्छी कोशिश है पाकिस्तान की इस टेस्ट मैच में रिजल्ट को फोर्स करने के लिए। लेकिन इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट में टाइम बहुत होता है। वेस्ट इंडीज की टीम चाहे 5 विकेटें जल्द गिर जाए, लेकिन अगर उसे टाइम गुजारने पे भी यहाँ पर कामयाब हो जाए तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होगी। सो पहले तो दुआ ये करनी है कि बारिश ना हो, क्योंकि अगर दोनों दिन बारिश नहीं होती तो फिर पाकिस्तान के पास शायद इनफ टाइम है कि पाकिस्तान रिस्क भी ले, क्योंकि अब हमें इस टेस्ट मैच को अगर जीतना है तो परफॉर्मेंस दिखाने के साथ साथ थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। अर्ली डिक्लेरेशन सेकंड इनिंग्स में भी करनी पड़ सकती है और फिर उसके बाद पूरा अटैक करना पड़ेगा। बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बट पाकिस्तान इन अ वेरी गुड पोजीशन नाउ। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, अगर बात करें खेल के 2 दिन रह गए अब और वेस्ट इंडीज़ की अगर बात करें तो उनकी इनिंग्स जो है वो अभी से उनका अब स्टार्ट हुआ है। आप क्या समझते हैं ये जो मैच नतीजा खेज होगा, बन सकता है या फिर ड्रॉ की तरफ जा सकता है? देखा, मैंने वही बात की कि अगर बारिश नहीं होती तो फिर पाकिस्तान के पास एक चांस है, क्योंकि अगर आप देखें तो भी सिर्फ 1 इनिंग और उसके बाद से 3 विकेटें गिरी और 3 दिन का खेल खत्म हो गया। सिर्फ 2 दिन का खेल बाकी है। पाकिस्तान को अगर 2 दिन बारिश नहीं होती तो अब तो पहले तो वेस्ट इंडीज को जल्द आउट करना है डे 4 पर, और उसके बाद फिर बड़ी पॉजिटिव इंटेंट से बैटिंग करना होगी। अब आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान की बैटिंग की अगर फिलहाल देखें तो कुछ इतनी अच्छी नहीं है। फवाद आलम अगेन क्या कहें उनके मुतालिक, मुझे तो लगता है कि ये एक रियल लाइफ के अंदर एक हीरो की स्टोरी है। किसी भी फिल्म का क्या शानदार स्क्रिप्ट है और इसके लिए कोई बहुत ही अच्छा डायरेक्टर जो है वो चूज करना चाहिए, शेर मंसूर जैसा, जो इस खूबसूरत क्रिकेट स्टोरी को जो है वो कूदने में बंद करे। क्योंकि अगर आप देखें एक ऐसा प्लेयर कर देखें सैमुअल बद्री, इसी तरह मुझे इयन बिशप याद आ रहे हैं, इसी तरह पोमी बंगवा, दुनिया भर के जो बड़े बड़े कमेंटेटर एनालिस्ट हैं जो बड़े कम किसी चीज पे ट्वीट करते हैं, वो फवाद आलम पे बार बार लिख रहे हैं ऐसा स्टोरी है। फिर वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई एक ऐसा प्लेयर जिसने सिर्फ पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाता है, 3 टेस्ट के बाद अब उसको ड्रॉप कर दें, 10 साल वो डोमेस्टिक। अच्छा गफ्फार भाई, बहुत माजरत, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। अभी ये साथ विजुअल्स चल रहे थे मैच के, जिस वक्त उन्होंने सेंचुरी की तो मिसबा जो है वो तालियां बजाते हुए नजर आ रहे थे। बहुत अच्छी बात है, बकअप करना चाहिए। मिसबा भी चीफ सिलेक्टर रहे हैं, कप्तान भी थे, वो भी टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ है। बिल्कुल हुआ है। देखिए, लेकिन मिसबाह उल हक को अब ये क्रेडिट जरूर देंगे कि उनके दौर में फवाद आलम सिलेक्ट भी हुए, बतौर चीफ सिलेक्टर सिलेक्ट भी किया, फिर उन्होंने फवाद को खिलाया भी। एक चीज याद रखनी है आपने कि फवाद की जो जगह नहीं बनी कुछ अरसे, स्पेशली अगर हम बात करें उन 10 सालों में से तकरीबन मेजॉरिटी 4-5 साल, तो याद रखिए कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम उस पर सेटल बहुत थी। अगर आपको याद हो तो उस जमाने में अजहर अली बतौर ओपनर, फिर मिसबाह और यूनुस दोनों मौजूद थे, असद शफीक मौजूद थे। लेकिन मुझे कभी ये समझ नहीं आई कि फवाद आलम चले 11 में नहीं आ सकते, बट फवाद स्क्वाड में कैसे नहीं आ सकते थे, इस बात का तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि उस जमाने में पाकिस्तान की टेस्ट बैटिंग लाइन बहुत तगड़ी थी और स्पेशली मिसबाह यूनुस के जाने के बाद तो पहली ही सीरीज में आ जाना चाहिए था फवाद को, यहाँ उस वक्त भी लेकर आए। तो फवाद आलम के साथ ज्यादतियों की एक लंबी दास्तान है, इसको कहीं जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट की नहीं, ये दुनिया क्रिकेट की जो जालिमाना तरीन। अच्छा गफ्फार भाई, और भी कुछ लड़के हैं जो सिर्फ टूर पे जा रहे हैं, वहां से वापस आ रहे हैं, उनको लेके जाते हैं, दिखाते हैं कि ये मुल्क ऐसा नजर आता है, ये ग्राउंड ऐसा नजर आता है, फिर वापस ले आते हैं। उनके साथ भी शायद ज्यादती नहीं हो रही है। कम अज कम फवाद की सूरत हाल में तो वही लकी है कि कम से कम टीम के साथ जा रहे हैं, टीम के साथ ट्रैवल भी करते हैं, टीए सारे मामला, फिर कभी भी टीम में खेलने का इम्कान मौजूद। बट फवाद का जैसे मैं कह रहा हूँ कि स्क्वाड में आना तो समझ से बाला तर रहा है 10 साल,
लेकिन हैट्स ऑफ टू हिम। आई थिंक क्या जितना बात। आप उनको अप्रिशिएट करें उतनी बड़ी जबरदस्त। बात है, लेकिन जंक्शनर को लेके जाएं तो जरूर खिलाएं। शाहनवाज दानी को इस टूर पे आप बिल्कुल खिला सकते थे। इसी तरह आप जो है वो दीगर अब्दुल्ला को। जो लड़के जैसे अब्दुल्ला शफीक मौजूद जी। है, इमरान भट्ट से परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो आप उनको खिला सकते थे यहाँ पर। अच्छा, लेकिन अगर जिनको नहीं खिलाया जा रहा है, इनकी क्या वजह समझते हैं? मैनेजमेंट की गलती समझते हैं, या फिर मौसम ऐसा था कि या कोई टाइम ही इस तरह से मैनेज नहीं हो सका उनसे कि वो नए खिलाड़ियों को खिला नहीं सके? देखिए, बात ये होती है क्लैरिटी होनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी और जो आपकी मैनेजमेंट है। आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर हम किसी को सिलेक्ट करके ले जा रहे हैं तो इनफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका प्लान होना चाहिए कि आपने उसको उस खिलाड़ी को इस्तेमाल कैसे करना है। बट मुझे बड़ा सीरियसली कभी कभी लगता है कि सिलेक्शन कमेटी और जो हमारे कोचेस हैं या जो हमारे मैनेजमेंट है उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा हमजा के 3 बजे के बाद वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात है हाँ जी। इरफान मानी साहब रमीज राजा से, तो वो ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। बिल्कुल, बड़ी उम्मीदें हैं। शुएब मलिक भी शायद सेलेक्ट हो रहे होंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए, अगर कोई ऐसी तब्दीली आ जाती मिसबाह है। हक के खिलाफ रहे हैं रमीज जी। राजा ओपनली। बिल्कुल मुझे ऐसे तो ही है। लग रहा है कि कोई ऐसा ना कि रमीज राजा आ जाए तो फिर वर्ल्ड T20 के लिए आपको T20 का कोच रमीज राजा ने मेरे शो में बरमला कहा है कि वो समझते हैं कि मिसबाह हक T20 और वनडे इंटरनेशनल के लिए कोच नहीं है मौजूद, उनकी जगह कोई नया कोच आना चाहिए। सो नॉट ओनली दिस ब्रेकिंग न्यूज, चलिए, तो बड़ी खबर बन सकती है कुछ ज़्यादा। बड़ी तब्दीली आ सकती है। गफार भी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान बात कर रहे थे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।